रीट परीक्षा में पर्यावरण का ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। 2018 का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र से एक प्रश्न जरूर आया है। तो इस वीडियो में हम पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। इन दोनों में क्या अंतर है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, सरकारी अध्यापक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी यहां पर करवाई जाती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लीजिएगा। चलिए, और ईवीएस के अगर आपको ये हमारे नोट्स चाहिए, इंडिया में नंबर 1 नोट्स है हमारे ईवीएस के, अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में, वहां पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले जान लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र है क्या। तो देखिए, एक प्रकार का तंत्र है। तंत्र से क्या मतलब है? तंत्र से हम कुछ भी लगा सकते हैं, कोई भी स्थान है, जगह है ना, कोई भी एक प्रकार का तंत्र है। इसमें क्या होता है कि जो जीवधारी हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं, और ये क्रिया रासायनिक और भौतिक किसी भी तरह की हो सकती है। आपको समझ में आया पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? एक प्रकार का तंत्र है जिसमें जो जीवधारी हैं, जीवधारी यानी कि हम, जानवर, पेड़ पौधे जिनमें जान है, जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं। उसी तंत्र को, उसी स्थान को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, है ना। अब ये क्रिया भौतिक भी हो सकती है, रासायनिक भी हो सकती है। इस बात का आप जरूर याद रखिएगा। ये पूरी एक ओवरऑल डेफिनेशन है इसकी, है ना। अब ये पारिस्थितिकी तंत्र निकल के कहां से आया, इसकी अवधारणा कहां से आई? तो ये 1935 में एजी टांसले ने इसकी जो अवधारणा है इसका प्रतिपादन किया था। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र को हमारे बीच लेकर आए एजी टांसले 1935 में। और ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसको पृथ्वी की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी जो क्रिया कर रही है उसकी क्रियात्मक इकाई क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है। जैसे हम इसमें मनुष्य हैं और जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी लोग आपस में मिलकर एक दूसरे से क्रिया करते हैं ना, और इसीलिए पृथ्वी की क्रियात्मक इकाई इसको कहते हैं। अब पारिस्थितिकी तंत्र हम पूरी पृथ्वी को भी कह सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी में पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव वगैरह है वो आपस में क्रिया करते हैं। किसी एक छोटे से स्थान को भी हम पारिस्थितिकी तंत्र कह सकते हैं। जैसे मरुस्थल है, तो मरुस्थल में जो भी जीव जंतु हैं वो एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं। एक तालाब को भी पारिस्थितिकी तंत्र की संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि तालाब में भी मछलियां, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं। तो कोई भी तंत्र हो सकता है ना, जिसमें जीवधारी होने चाहिए और वो जीवधारी एक दूसरे के साथ क्रिया कर रहे हो। अब आपको यहां से पारिस्थितिकी तंत्र समझ में आ गया। एजी टांसले ने अपनी परिभाषा दी है, इसको भी आप याद कर लीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र वातावरण के सभी जैविक व अजैविक कारकों के संपूर्ण संतुलन के फलस्वरूप बनी हुई पद्धति है। यानी कि एक तरह की पद्धति इसको बोला गया है एजी टांसले के द्वारा, जिसमें सभी जैविक और अजैविक कारक शामिल हैं, है ना। तो घूम फिरकर बात वही है, पारिस्थितिकी तंत्र एक प्रकार का तंत्र है, एक प्रकार की पद्धति है जिसमें जैविक, अजैविक यानी कि जीवधारी, जीव जंतु, मानव, सारी चीजें इसमें शामिल हैं जो कि एक दूसरे के साथ क्रिया कर रहे हैं। अब छोटा सा एक टर्म है, पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र को कहते हैं इकोसिस्टम, और पारिस्थितिकी को इंग्लिश में कहते हैं इकोलॉजी। तो जिस शब्द के पीछे लॉजी जुड़ जाए वो अध्ययन का क्षेत्र होता है, यानी कि स्टडी होती है, कोई एक अध्ययन की शाखा होती है। तो जब हम, जैसे यहां पर दिया गया है कि जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों का, उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो जो हम जीवधारी हैं, हमारा वातावरण के साथ क्या संबंध है, इसका अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी में, इकोलॉजी में, है ना। और ये जो इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी है, इसको जर्मन के वैज्ञानिकों ने दिया था 1866 में, जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकल, है ना। इसकी अवधारणा हमें बताई थी अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में पारिस्थितिकी की, है ना। पारिस्थितिकी है क्या? तो एक प्रकार की स्टडी है जिसमें जो जीवधारी हैं, जीव समुदाय हैं, उनका वातावरण के साथ कैसा संबंध है, इसका अध्ययन किया जाता है। आपको यहां से 2 टर्म समझ में आ गए, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, और पारिस्थितिकी तंत्र को जब हम पढ़ते हैं उसी को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। यानी कि पारिस्थितिकी हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है ना। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ इंपॉर्टेंट घटक हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेता हूं।
इनको दो भागों में बांटा गया है, एक जीवीय घटक जिनको जैविक घटक कहते हैं, एक अजीवीय घटक, है ना। जीवीय घटकों को इंग्लिश में बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, अजीवीय घटकों को इंग्लिश में अबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। अब सबसे पहले जीवीय घटकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनको तीन भागों में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता या फिर अपघटक। उत्पादक कहते हैं प्रोड्यूसर्स को, प्रोड्यूसर्स इंग्लिश में इसको प्रोड्यूसर्स कहते हैं। प्रोड्यूसर्स यानी कि उत्पादक कौन होते हैं, जो पृथ्वी में किसी चीज की शुरुआत कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, जैसे पेड़ पौधे। जो सिलसिला है पृथ्वी में सबसे पहले अपनी सारी चीज हो रही है वो पेड़ पौधों से हो रही हैं, यानी कि पेड़ पौधों पर ही डिपेंड रहते हैं जानवर, और जानवरों पर दूसरे जानवर डिपेंड रहते हैं। तो शुरुआत कहां से हो रही है, उत्पादक कहां से हो रहा है, पेड़ पौधों से। तो उत्पादक के सामने आप पेड़ पौधे लिख लीजिए। उपभोक्ता किसको कहते हैं, जो उत्पादक का उपभोग करते हैं। अब उपभोक्ता को तीन श्रेणियों में बांट दिया गया है, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं गाय, हिरन, खरगोश, कोई भी हो सकते हैं जानवर, जो किस पर डिपेंड हैं, उत्पादक पर। उत्पादक कौन थे, पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों पर कौन डिपेंड है, गाय, हिरन, खरगोश, इस तरह की चीजें। अब द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता उनको कहते हैं जैसे कि बिल्ली और भेड़िया, ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता पर डिपेंड रहते हैं, है ना। ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं, यानी कि बिल्ली चूहे को खाती है और ये भेड़िया भी बकरियां वगैरह को खाता है ना। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर जो निर्भर रहते हैं उनको द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं, और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं पर जो निर्भर रहते हैं उनको तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता कहते हैं, जैसे शेर। अब शेर बिल्ली को भी खाएगा, हिरन को भी खाएगा, भेड़िया को भी खाएगा, है ना। तो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो सभी जानवरों की जो श्रेणियां हैं उनको उपभोक्ता में रखा गया है। अब अपघटनकर्ता, अपघटक, इनको कहते हैं इंग्लिश में डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स, है ना। और ये डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, जो लास्ट में बचते हैं, जैसे कि कीड़े मकोड़े। जैसे मान लीजिए कोई भी शेर है, अब शेर को कौन खाएगा, अपघटनकर्ता। जैसे शेर है, शेर की मृत्यु हो गई तो वो सड़ जाएगा और उसमें आपने देखा होगा कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं। तो वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको अपघटक कहते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, पृथ्वी से फिनिश करते हैं सारी चीजें, जो चीजें बची हुई शेष रहती हैं पृथ्वी से उन चीजों को सफाई करते हैं, है ना। इनको डिकम्पोजर्स कहा जाता है। तो याद रखेंगे, उत्पादक होते हैं सबसे पहली श्रेणी के जीवीय घटक, उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता को भी तीन श्रेणियों में बांटा गया है, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के। और इन उपभोक्ताओं पर जो निर्भर रहते हैं उनको कहते हैं अपघटक। ठीक है, यहां से ये समझ में आ गया। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब चलते हैं अजीवीय घटकों पर। देखिए, अजीवीय घटकों से कम प्रश्न पूछे जाते हैं, कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम केवल वही कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। और हम आपके लिए इससे पहले भी कुछ 2-3 टॉपिक मैंने ईवीएस के करवा दिए हैं, जिनसे एक प्रश्न पक्का आता है, उसको भी जरूर देखिएगा। मैं रीट ईवीएस करके आपकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है। अजीवीय घटक को कहते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स। इनको तीन भागों में बांटा जाता है, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और भौतिक पदार्थ। तो पृथ्वी में बेसिकली जो पदार्थ होते हैं उनको तीन भागों में बांटा गया है, यानी कि इनमें जान नहीं होती है ना। जैसे जीवधारी होते हैं जीवीय घटक, तो जीवधारी हो गए। अजीवीय घटक हो गए जिनमें जान नहीं होती है। तो कार्बनिक पदार्थ वो होती हैं जैसे जल, गैस, है ना। तो इस तरह की चीजें को हम कार्बनिक पदार्थ में रखते हैं। अकार्बनिक पदार्थ में हम प्रोटीन, वसा, जो हमारी खाने पीने की चीजें होती हैं उनको रखते हैं, जो भी हमारे पोषक तत्व होते हैं उनको। भौतिक पदार्थ में जो चीजें भौतिक हैं जैसे हवा, पानी, प्रकाश, है ना। सॉरी, पानी नहीं होगा, प्रकाश और हवा, है ना। जैसे प्रकाश उपलब्ध है पूरे उसमें तो भौतिक चीज है, हवा उपलब्ध है भौतिक चीज है, तो भौतिक पदार्थों में इनको रखा जाता है। तो एक छोटा सा टॉपिक था पारिस्थितिकी तंत्र का, और एक प्रश्न आपके रीट में पूछा जाता है। इसके अलावा कोई भी स्टेट का टीईटी एग्जाम हो उसमें भी ये प्रश्न पूछा जाता है। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।